हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। हेलू का सिर्फ एक ही गोल था, जल्द से जल्दी सच का पता लगाना और हेशा को बचा लेना। इसीलिए नानांग शिप पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। क्लूज निकालने के लिए उसने सीधा सवाल जवाब नहीं किया, उसने एक स्मार्ट ट्रिक यूज की। वो 3 क्रू मेंबर्स के साथ कार्ड्स खेलने बैठ गया और जानबूझकर पैसे हारने लगा ताकि सामने वाले लोग रिलैक्स हो जाएं और ज्यादा बात करें। स्टीव साइड में बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने हेलू को इतना पैसा हारते हुए देखा तो उसे थकन और इरिटेशन होने लगी, इसलिए वो बाहर चला गया, लेकिन थोड़े पैसे देकर। जैसे ही स्टीवन बाहर निकला, हेलू ने वो पैसे क्रू मेंबर्स में बांट दिए, लेकिन ये चाल काम कर गई। एक सेलर ने उसे बताया कि शिप का एक क्रू मेंबर जिसका नाम था सॉन्ग था, एक हफ्ते पहले बलाई पार्ट पर शिप रुकने के बाद अचानक से गायब हो गया। उसने ये बताया कि सॉन्ग कुछ टाइम से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो रात को चुपके से निकल जाता था और मक्खियां पकड़ता था। बाद में क्रियो को उसके बेड के नीचे बॉटल्स में मिली थी जिनमें जिंदा मक्खियां बंद थीं। ये सुनते ही हेलो और स्टीवी ने क्रू मेंबर को बोला कि वो उन्हें सॉन्ग के डॉर्मेट्री तक ले जाए। तब तक मक्खियों वाली बोतल ऑलरेडी फेंक दी गई थी, लेकिन हेलो ने सॉन्ग का बंक ध्यान से चेक किया और उसे बेड बोर्ड पर ND के लेटर्स कटे हुए दिखे। ये लेटर्स पिचर प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि हेलो को समझ नहीं आ रहा था कि मक्खियां और पिचर प्लांट इन सब का एक दूसरी चीजों से क्या कनेक्शन हो सकता है। इसलिए वो स्टीवन से हेल्प मांगता है। उसने स्टीवन को बोला कि शिप के क्रू से कहो कि शिप को अलग अलग हिस्सों से जिंदा मक्खियां पकड़े और उन्हें अलग अलग लेबल बोतल में रख दे ताकि पता चले कि कौन सी मक्खियां कहाँ से आई हैं। बाद में जब हेलो ने वो बॉटल्स चेक की तो उसने नोटिस किया कि इन्फर्मरी वाली बॉटल्स में खून के छोटे ट्रेसेस थे। उसे फौरन लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट लीड है। वो सीधा इन्फर्मरी गया और रूम को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर उसे ब्लड की स्टेन मिल गई जिसे वो फॉलो करता है, जो कि उसे नीचे शिप के बॉटम होल्ड तक ले गई। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि होल्ड के फ्लोर पर कीचड़ लगा हुआ है और वहाँ पर वॉयलेंट स्ट्रगल के क्लियर साइन भी हैं, जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। लेकिन असली शौक उसे तब लगता है जब उसने और आगे देखकर एक बहुत फेमिलियर स्ट्रक्चर नोटिस कर लिया। वो बलाई इविल गॉड का एंसेस्ट्रल श्राइन। थोड़ी देर में स्टीवन भी वहाँ आ गया। उसने सिचुएशन को देखकर थ्योरी दी कि शायद ये श्राइन असल में बस एक स्मार्ट सेटअप है जिसे ईस्टर्न लोग वैल्यूएबल एंटीक स्मगल करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन हेलो को इस श्राइन के लेआउट के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। उसने श्राइन में एक स्लॉट देखा, फिर उसने एक छोटा सा भलाई DT स्टैचू उठाया और खाली स्लॉट में रख दिया। जैसे ही स्टैचू सही जगह फिट हुआ, एक सीक्रेट डोर खुल गया। स्टीवन ऑलरेडी डरा हुआ था, वो अंदर जाना नहीं चाहता था, लेकिन हेलो ने उसे साथ चलने पर मजबूर किया और दोनों एक हिडन पैसेज के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उनका सामना एक छोटे साइज के जिंदा इविल गॉड से हुआ। स्टीवन और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन हेलो ने अपने एक्सपीरियंस की वजह से सिचुएशन संभाल ली। उसने समझ लिया कि इस फ्लाइंग क्रिएचर को रोकने का तरीका उसकी आंखें कवर करना है और उसने वैसे ही करके उस क्रीचर को न्यूट्रलाइज कर लिया। दोनों आगे केव के अंदर बढ़े। वहां जाकर उन्हें साउदर्न आर्काइव्स के शियाचंग हेडक्वार्टर के चांग सीए की बॉडी मिल जाती है। इससे उसे समझ आ गया था कि पहले भी कुछ लोग इस रूट से यहाँ निकल चुके हैं। हेलो ने वो छोटा सा स्टैचू स्टीवन को दे दिया और उसे बोला कि इसे संभाल कर रखना। फिर उसने स्टीवन को कन्विंस किया कि वो एक गहरे गड्ढे में नीचे उतरकर उसके साथ सर्च कंटिन्यू करे। जैसे जैसे दोनों उस प्रेशर से भरी हुई केव में आगे बढ़ रहे थे, स्टीवन अपने नर्वस काम करने के लिए टोबैको लीफ चबा रहा था। फिर अचानक उनके साथ कुछ बहुत अजीब होता है। दोनों एक हेलुसिनेशन में फंस जाते हैं। उन्हें अपने ही डॉपलहैंगर्स दिखते हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे, बस फर्क इतना था कि उनकी आईज से ब्लड निकल रहा था। सबसे क्रीपी बात ये थी कि वो फिगर्स उनकी एग्जैक्ट मोमेंट्स की कॉपी कर रहे थे। स्टीवन इतना डर गया था कि ऑलमोस्ट वहां से भागने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हेलो ने उसे पैनिक नहीं किया। उसने ध्यान से सिचुएशन समझी और सॉल्यूशन निकाला। उसने उस छोटे डेटी स्टैचू की आंखों को आग से जला दिया। जैसे ही उसने ये किया, हेलुसिनेशंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। तभी हेलो को स्टीवन की हेल्प के लिए चीख सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ दौड़ा और उसने देखा कि स्टीवन एक क्रीव में फंस गया है। स्टीवन ने बताया कि उसका होश चला गया था और वो वहीं गिर गया क्योंकि उसने पीछे वाले क्रीचर की आंखों में देख लिया था। हेलो ने पास पड़ी हुई रोप यूज की और स्टीवन को बाहर खींचकर सेफ जगह ले गया और फिर दोनों ने फिर से अपनी वॉकिंग कंटिन्यू की।
इस दफा उन्होंने एक बहुत तेज सड़ी हुई डेड बॉडी की स्मेल महसूस की और आसपास देखा तो वहाँ बहुत बड़े स्ट्रगल के निशान नजर आ रहे थे। जब हेलो ने इतने गहरे पिट के अंदर झांक कर देखा तो उसने फाइनली उस चीज को देख लिया जिसे वो ढूंढ रहा था। अंधेरे के अंदर नीचे एक जायंट जिंदा इविल गॉड आराम से पड़ा हुआ था। उस पिट के अंदर उसे एक बॉडी दिखती है जो उस इविल गॉड के पास फंसी हुई होती है। उस बॉडी के आसपास मक्खियां मंडरा रही थीं और हेलो ये देखकर समझ गया कि ये इंसान की डेथ शायद अभी रिसेंटली हुई है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे नीचे उतरकर चेक करना होगा। नीचे उतरने से पहले वो स्टीवन को ऊपर ही रहने के लिए कहता है ताकि वो लुकआउट का काम करे। वो उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर कोई खतरा आए, ये क्रीचर फिर से एक्टिवेट हो जाए तो स्टीवन को उनके पास मौजूद होस्टेज स्टैचू का सर तोड़ देना है, वरना दोनों की जान चली जाएगी। हेलो फिर नीचे उतरता है, लेकिन नीचे जाकर उसे एक और शॉक मिलता है जिसे वो डेड समझ रहा था। वो आदमी तो अभी जिंदा था, बस उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी और हेलो को वो चेहरा थोड़ा बहुत फेमिलियर भी लग रहा था। वो आदमी तकलीफ में होता है और हेलो से कहता है कि उसे मार दे, लेकिन हेलो मना कर देता है क्योंकि वो क्लियरली उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे फ्री करने के लिए हेलो लिविंग इविल गॉड की टेल काटने की कोशिश करता है। अचानक क्रीचर उठता है और अटैक कर देता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलने लगी थी और हेलो स्टीवन को जोर से चिल्लाकर कहता है कि स्टैचू का हेड तोड़ दो, लेकिन ऊपर स्टीवन इतना डर चुका था कि वो बेहोश हो जाता है और कोई हेल्प ही नहीं कर पाता। अब हेलो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो खुद ही बहुत मुश्किलों से उस एविल का सर काट देता है। उस आदमी को घसीट कर सेफ जगह ले आता है। उसके बाद वो उस आदमी के क्रेडेंशियल्स चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं है बल्कि ये तो सॉन्ग है जो एक हफ्ते पहले शिप पर गायब हो गया था और ये रेपू का सबऑर्डिनेट रह चुका है। सॉन्ग की हालत बहुत बुरी थी और वो मरने के करीब था। इस हालत में हेलो उसे पूछता है कि नानान पर टॉक्सिक ट्वाइलाइट ग्रास किसने फैलाई है। सॉन्ग कहता है कि उसने ये नहीं किया। वो समझाता है कि असली लोग वो हैं जिन्हें इविल गॉड का जायंट एंसेस्ट्रल श्राइन शिप पर स्मगल किया था और शायद वो सोल्जर्स का ग्रुप था। फिर हेलो उससे पूछता है कि जो लेटर बेड पर काटे गए थे यानी कि एनपी, क्या वो मास्टरमाइंड से रिलेटेड हैं। इस बात पर सॉन्ग काफी मुश्किल से सिर्फ एक वर्ड कह पाता है, पिग, और फिर वो मरने लगता है। हेलो को अचानक समझ आ गया था। वो पीटर प्लांट कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रियलाइजेशन होती है कि टाइम बहुत छोटा है क्योंकि उसी वक्त डेसिपेटेड इविल गॉड दोबारा से हिलने लगा था और उनकी तरफ रेंगते हुए चढ़ रहा था। हेलो फौरन से रिएक्ट करता है। वो शाफ्ट के अंदर एक्सप्लोसिव फेंकता है और फिर बेहोश स्टीवन को कंधे पर उठाकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच स्टोरी दूसरी साइड पर शिफ्ट होती है जहां पर हेची भी शिप पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो तब तक ये समझ नहीं पा रही होती कि हेलो नानान पर आके कर क्या रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि हेशा उसके साथ क्यों नहीं है। उसे हेलो की असली आइडेंटिटी और उसकी मूव्स पर भी बहुत डाउट हो रहा था, लेकिन उसके पास भी क्लियर आंसर नहीं था। दूसरी तरफ हेशा को एक बोटमैन बचा लेता है। हेशा के पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो बोटमैन से कहता है कि वो उसकी बोट का इंजन रिपेयर कर देगा अगर बदले में उसे नानान का टिकट मिल जाए तो। बोटमैन जानता था कि इंजन रिपेयर की वैल्यू एक टिकट से कहीं ज्यादा है, लेकिन वो इंसान दिल का अच्छा होता है। वो हेशा के लिए टिकट भी खरीद देता है और ऊपर से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है। हेशा का इरादा क्लियर था, उसे हर हाल में नानान पर चढ़ना था क्योंकि वो जानता था कि वो लोग टॉक्सिक ग्रास फैला रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है और हेलो बहुत बड़े खतरे में है। और अब वापस सीन नानान पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हेलो और स्टीवन एक नई ट्रिक सोचते हैं। उनका प्लान होता है कि वो डेक पर एक ड्रामा क्रिएट करेंगे और असली कल्प्रिट को बाहर निकालेंगे। इस प्लान के लिए हेलो स्टीवन को बालाइक का मिरेकल डॉक्टर बनाकर डिजाइन करता है। वो स्टीवन के चेहरे पर मिस्टिकल स्क्रिप्चर्स भी लिख देता है ताकि उसका लुक और कन्विंसिंग लगे लोगों को। फिर एक बड़े से क्राउड के सामने हेलो ट्वाइलाइट ग्रास पॉइजन की वजह से वायलेंट सीजर फेक करता है। वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसकी कंडीशन बहुत खतरनाक है और वो किसी भी वक्त मर सकता है। तब स्टीवन आगे बढ़ता है, स्क्रिप्चर चैंट करता है और एक्टिंग ऐसी होती है जैसे उसे मिरेकल से हेलो को ठीक कर दिया है। ये देखकर क्राउड शॉक और अमेज हो गया था। लोग जोर जोर से स्टीवन को मिरेकल डॉक्टर कहकर प्रेज कर रहे थे। इसी वक्त नानान पर सफाल्टा से बोर्ड कर चुका हेशा इस पूरे शो का लास्ट पार्ट देख लेता है और फौरन समझ जाता है कि उसका भाई कोई ट्रिक खेल रहा है, लेकिन उसका ध्यान फौरन एक चीज की तरफ जाता है। उसे हवा में एक बहुत हैवी फेमिलियर क्योर्ड मीट जैसी स्मेल आती है। वो क्राउड के बीच ध्यान से देखता है और उसे वहाँ मिलिट्री के वॉरलॉर्ड और उसका एडजुटेंट शीफांग नजर आते हैं, जिनसे
जिनसे वो पहले मिल चुका था। हेशा फौरन समझ जाता है कि ये दोनों बहुत बड़ा थ्रेट है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचना होगा ताकि हेलो पर प्रेशर कम हो जाए। बाद में हेशा एक क्रू मेंबर को टिप देता है और कहता है कि उसे हेलो के रूम तक ले चले। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो नोटिस करता है कि रूम के बाहर कुछ सस्पिशियस लोग घूम रहे हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो रूम के अंदर ब्रेक इन नहीं कर रहे थे। ये देखकर हेशा क्वाइटली वहाँ से निकल जाता है और शिप के दूसरे हिस्सों की तरफ जाने लगता है। वहीं उसे एक और शॉकिंग चीज मिलती है, उसे कई डेड बॉडीज मिलती हैं और उन्हीं बॉडीज में से एक होती है एडजुटेंट शीफेंग की। हेशा इतनी आसानी से यकीन नहीं करता। वो कॉर्प्स को बहुत ध्यान से इंस्पेक्ट करता है, सिर्फ इसलिए कि कंफर्म कर सके कि कोई ह्यूमन स्किन मास्क पहना हुआ आदमी तो नहीं है। जब वो पूरी तरह चेक कर लेता है तब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो तो वाकई में शीफंग ही है। अब वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर शीफंग यहाँ पर है जो कि मर चुका है तो फिर सिचुएशन एक्चुअल में चल क्या रही है। लेकिन मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले ही हेशा अचानक बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अंधेरे से भरे हुए कमरे में पाता है और उसका पूरा जिस्म पैरालाइज होता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कमरे के बाहर से उसे कुछ सिनिस्टर आवाजें सुनाई देती हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने ग्रेट गॉड से मशवरा करना है और फिर हेशा की टांगे किसी और की टांगों से स्वैप करनी है ताकि इतना स्मार्ट आदमी चल सके और उनकी सर्विस कर सके। ये सब सुनकर सीन और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है। हेशा को महसूस होता है कि उसके हाथ में एक लेगलेस स्टैचू पड़ा है और फिर वो दोबारा होश खोना स्टार्ट करता है। जब हेशा फिर से होश में आता है तो वो देखता है कि वो फ्लोर पर बैठा है और उसके आसपास बहुत बुरी तरह इंजर्ड हेलो पड़ा है। हेलो उसे बताता है कि उसकी दोनों टांगों ने पूरी सेंसेशन खो दी है, वो उन्हें महसूस ही नहीं कर पा रहा। लेकिन उसी वक्त हेशा को पता चलता है कि उसकी अपनी टांगे जो पहले प्रॉब्लम में थी अब ठीक हो चुकी हैं और वो खड़ा भी हो सकता है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे फौरन फील होता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो फौरन हेलो को उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलो उसे रोकता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहीं छोड़कर चला जाए क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने मास्टर और हेशा के लिए बर्डन बन जाए। इसी बात से हेशा के दिमाग में एक हिप्नोटिक और ब्रेन वॉशिंग वॉइस गूंजना शुरू होती है। वो आवाज उसे उसका पुराना हेल्पलेस पास याद दिलाती है। वो कहती है कि असल बर्डन तो वो खुद है। वो मास्टर और हेलो दोनों के लिए बेकार था और उसे जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। मेंटल मैनिपुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हेशा कम्प्लीटली ब्रेक होने लगता है। आखिर में वो एक ब्लेड निकालता है और अपना गला काट लेता है। ब्लड से भरी हुई जगह में गिर जाता है। लेकिन ये सीन यहीं पर खत्म नहीं होता। जब कुछ इंट्रूडर्स रूम के अंदर आते हैं ताकि देख सकें कि हुआ क्या है, तब अचानक हेशा अपनी आंखें खोल देता है और सीधा काउंटर अटैक लॉन्च करता है। अब हमें पता चलता है कि हेशा किसी फैंटेसी में नहीं फंसा हुआ था।